नमस्कार। एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विगत कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले जो प्रत्याहार हैं उनका हमने निर्माण किया था। तो देखिए, हम कल पढ़ रहे थे कि ये माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, या फिर इनका उच्चारण भी किया था कल। जैसे ए ई उण रिल रिक ए ओ आई औच हय वरट लण यम गण नम झबय गड़ दस जब गड़ दस ख फ छ ठ थ चट तौ कपय सस सर हल। इस प्रकार से इनका उच्चारण किया था। इनमें ही हम प्रत्याहार बना रहे थे, और प्रत्याहार में कल आपको मैंने कहा था कि आप एक बार एच प्रत्याहार, जस प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार का अभ्यास करना। तो देखिए, आज बनाते हैं कि एच प्रत्याहार। कल आपको बता रहा था कि प्रत्याहार का जो विधायक सूत्र था वो था आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता ये सूत्र था। इस प्रकार से आदिरंतेन संहिता सूत्र कह रहा था कि आदि अंतिम यानी कि आदि में, तो एच में देखिए आदि क्या है, ए है, और अंत में क्या है, च है। और च जो हमारा है वो इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण होने के कारण से तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है, तो च का ग्रहण नहीं करेंगे। अब इनमें आइए आप माहेश्वर सूत्रों में कि ए कहां पे है, तो देखिए ए तीसरा जो सूत्र है इसमें है ए ओ ङ आई औ च, यहां तक। तो इसमें नकार को हम ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि ये अंतिम हल वर्ण है, और अंतिम हल वर्णों की हलंत्यम सूत्र द्वारा इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। लोप होने के कारण से दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे रहे हैं दो वर्ण ए ओ। ऐसे ही हम चलते हैं चौथे सूत्र में आई औ च। तो यहां पे भी जो च है वो अंतिम हल वर्ण है। हल वर्ण होने के कारण से चकार का भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसमें भी दो ही वर्ण है आई औ। तो इस प्रकार से जो एच हम प्रत्याहार बनाते हैं, तो इसमें जो हमारे वर्ण आते हैं वो आते हैं चार, ए ओ आई औ। इस प्रकार से यदि आप बनाए हैं तो आपका सही है, यदि इसमें आपने ङ और च लिखा है तो आपका गलत है। ऐसे ही जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार देखिए माहेश्वर सूत्रों में ज जकार जो आदि वर्ण है वो कहां पे है, तो चलते हैं बात करते हैं 10वां जो सूत्र है माहेश्वर सूत्रों का, उसमें देखिए ज आदि वर्ण है, तो यहां पे भी आदि है, तो ज। अंत में जो स है वो स इसी सूत्र में है, तो अब बनाते हैं हम ज ब ग ड द। सकार को नहीं लिखेंगे क्योंकि सकार जो हमारा है वो अंतिम हल वर्ण है। हल वर्ण होने के कारण से हलंत्यम सूत्र द्वारा इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा होने के कारण से तस्य लोपः सूत्र से सकार का लोप हो जाता है। लोप का अर्थ है गायब होना। तो यहां पे हल वर्ण, हल देखिए पांचवा जो सूत्र है इसमें हकार है, हकार से लेकर के और ल तक हम चलेंगे। इस प्रकार से ये सभी हमारे जो व्यंजन हैं, यानी कि यहां से पांचवा जो सूत्र है हकार से लेकर के लकार तक चलेंगे, तो इसमें सभी हमारे व्यंजन आ जाते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूं सभी व्यंजन, सभी व्यंजन। इसी प्रकार से हम चलते हैं अल। अल प्रत्याहार में देखिए आकार है आदि वर्ण में, तो हमारा आकार आ रहा है प्रथम जो सूत्र है उसमें। आकार के बाद में हमारा जो ल आ रहा है वो 14वें सूत्र में आ रहा है। तो इस प्रकार से इसमें अल प्रत्याहार में स्वर तथा व्यंजन दोनों आ जाते हैं। इस प्रकार से हम प्रत्याहारों का निर्माण कल पढ़ चुके थे। आज हम इन्हीं वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान
किसे कहते हैं, या उच्चारण स्थान कितने होते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है। सामान्य तौर पे देखें तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान। आज हमारा जो टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे जो सामान्य उच्चारण स्थान है वो कितने होते हैं, या उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो वर्ण है हमारे, और वर्णों की संख्या आपने आराम से पढ़ ली थी कि सामान्य वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं। तो यहां पे भी बात करते हैं कि जो वर्ण पढ़े हम, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में हमारे जो ए, ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई, औ ये वर्ण थे, तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। ऐसे ही जो हमारे व्यंजन वर्ण थे, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, इनका उच्चारण स्थान किस प्रकार कहां से होता है। तो देखिए, ऐसे जो वर्ण हैं हमारे, जिन वर्णों को हम एक कोई स्थान या फिर एक कोई जगह से बोले जाते हैं, वही उनका उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थानों की यदि संख्या पूछी जाए तो 7 होती है। उच्चारण स्थानों की जो संख्या पूछी जाए तो वो कितनी होती है, 7, सप्त। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यदि उच्चारण स्थानों की संख्या पूछी जाए तो आपको करके आना है 8, अष्ट। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की जो संख्या है वो है 8। और यदि सामान्य तौर पे पूछे तो 7 करके आने। बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं उच्चारण स्थान, तो देखिए एक सारणी के माध्यम से समझ भी। सबसे पहले हम सामान्य तौर पे बात करें तो पहला जो हमारा उच्चारण स्थान है वो कंठ है। कंठ के बाद में हम चलते हैं तो तालु, फिर आता है मूर्धा, फिर है हमारा दंता, फिर है हमारा ओष्ठ, औष्ठव, इसके बाद में हम नासिका, और अंतिम जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है जिह्वामूल। जिह्वामूल। इस प्रकार से हमारे 7 उच्चारण स्थान हैं। वो देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, औष्ठव, नासिका, जिह्वामूल। पुनः एक बार बताना चाह रहा हूं, हमारे जो उच्चारण स्थान है वो 7 हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार है वो है 8। तो देखिए, पाणिनीय शिक्षा ने एक अलग कौन सा बताया, तो वो बताया उरस। पाणिनीय शिक्षा ने इनमें 8 जो दिए हैं तो उन्होंने बताया कि उरस है वो एक उच्चारण स्थान है, जबकि सामान्य तौर पे देखे जाए तो हमारे उच्चारण स्थान है 7। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कंठ में कौन कौन से वर्ण हैं वो आते हैं, यानी कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। यदि आप इस सूत्र को कंठस्थीकरण कर लेते हो, यानी कि इसको अच्छी तरीके से याद कर लेते हो आप, तो आपका जो ये कंठ वाला उच्चारण स्थान में जो जो वर्ण आएंगे वो आपको आपके सही हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ए, को है विसर्जनीयानाम, अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। सबसे पहला जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है कंठ। इस कंठ में देखिए हम
कौन कौन से वर्णों का उच्चारित किया जाता है, तो आपको बता देना चाहता हूं, ए, आ, कु का मतलब कै वर्ग, है का मतलब है, विसर्जनीय विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। बाद में आपको और भी अच्छे तरीके से समझा जाएगा। एक बार सिर्फ आपको ये जो सूत्र है इनको अच्छे तरीके से याद करना है, और याद इस प्रकार से कि अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। दूसरा जो है उच्चारण स्थान वो है ई, चू, ये, सा, नाम। ईचू ऐसा नाम तालु, ईचू ऐसा नाम तालु। तीसरा जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है री, टू, रसाणाम, रीटू रसाणाम मूर्धा, रीटू रसाणाम मूर्धा। इस प्रकार से तीसरा उच्चारण स्थान री, री, टू का मतलब टैवरक, रे का मतलब रे और से का मतलब से, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। चौथा हमारा जो उच्चारण स्थान है वो है ली, टू, ले, सा, नाम, ऋतुलसानाम दंतः, ऋतुलसानाम दंतः। पांचवा जो उच्चारण स्थान है हमारा वो है उ, पू, पै, धै, मानियानाम औष्ठौ, मानियानाम औष्ठौ। देखिए उ, पू, पद्मानियानाम औष्ठौ। इस प्रकार से हमारे 5 उच्चारण स्थान हमारे सामने आ गए हैं। तो देखिए सबसे पहले आया कंठ, दूसरा जो है हमारा वो है तालु, तीसरा जो है वो है मूर्धा, चौथा है हमारा दंता और पांचवा है हमारा औष्ठव। ये मोष्ठव नहीं औष्ठव, क्योंकि आगे मकार के जस्ट आगे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। और यदि हलंत कोई भी वर्ण आए और उसके आगे यदि स्वर आता है तो स्वर उसमें समाहित हो जाता है। जबकि यहाँ पे जो मैं अनुस्वार कर रहा हूं तो इनके आगे सभी के आगे क्या है, विसर्ग। यहाँ पे देख लीजिए अनुस्वार के जस्ट आगे है वो व्यंजन है, अनुस्वार के जस्ट आगे है वो व्यंजन है, यहाँ पे भी अनुस्वार के जस्ट आगे व्यंजन है। लेकिन यहाँ पे यदि मान लीजिए हम मकार को अनुस्वार करें तो उसके जस्ट बाद में स्वर आ रहा है और स्वर होने के कारण से जो अनुस्वार था उसको हम मकार में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे मकार में मैंने ओ जोड़ दिया है, ओ, और इस प्रकार से औष्ठव लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसाणाम दंतः, उपु पद्मानियानाम औष्ठो। पुनः बोल रहा हूं, उपु पद्मानियानाम औष्ठो। इस प्रकार से हमारे 5 जो है उच्चारण स्थान वो हमारे सामने उपस्थित हैं। और इन पांचों का जो वर्ण है इसमें आपको बताना चाह रहा हूं सरलीकृत भाषा में कि देखिए जो ए है हमारा और आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान है वो कंठ है, यानी कि आकार का मतलब यहां पे ए आ है। इसके बाद में जो आ रहा है वो कै वर्ग, और आपको पहले मैंने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा दिया है कि कै वर्ग में कितने वर्ण आते हैं और कौन कौन से आते हैं। एक बार पुनः बताना चाह रहा हूं, कै वर्ग में हमारे कै, खे, गे, घे, ङ 5 वर्ण आते हैं। तो इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ होगा। इसके बाद में देखिए हकार आ रहा है तो है का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। इसके बाद में जो हमारा वर्ण आ रहा है वो आ रहा है अयोगवाह्य वर्ण, और अयोगवाह्य वर्ण कौन सा आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। यानी कि विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कौन सा होगा, कंठ ही होगा। इस प्रकार से सूत्र में से हमने इनका विग्रह कर लिया, विच्छेद कर लिया, और विच्छेद करने से हमारे सामने जो उपस्थित हुए हैं वो हुए हैं ए आ।
कैवर्ग है विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा कंठ। कंठ। इस प्रकार से आगे चलते हैं कि देखिए दूसरा जो सूत्र है इसमें से कौन कौन से वर्ण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ई। ई का मतलब है, यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इन दोनों ई का। चू का मतलब है चयवर्ग। चयवर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। पांचों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? तालु। इसके बाद में जो आ रहा है वो आ रहा है स, ईचू, यह आ रहा है। यह का भी उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? तालु। और जो हमारा सकार है, ये कभी कभी मान लीजिए कक्षाओं में बोलते रहते हैं कि तालव्य सकार लिखी, तो असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं विद्यार्थी। तो यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए कोई कहे या फिर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि तालव्य सकार कौन सा है, तो आपको यहाँ पे जो ये सकार दिख रहा है उसको कहते हैं हम तालव्य सकार, यानी कि तालु से जिसका उच्चारण होता है उसे कहते हैं तालव्य स। इस प्रकार से यहां पे देखिए ई चू यसा नाम तालु, यानी कि ई चयवर्ग, य और स का जो उच्चारण होगा वो होता है हमारा तालु से। इसी प्रकार से बात करते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो देखिए यहां पे ऋतु रसाणाम मूर्धा में हम बात करें तो री हमारा जो वर्ण है ह्रस्व री और हमारा दीर्घ री, इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। इसके बाद में जो हमारा टू का तात्पर्य है टयवर्ग। टयवर्ग में 5 वर्ण हैं, उन सभी का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। इसके बाद में जो र है हमारा, इसका भी उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। इसके बाद में जो हमारा ये सकार आता है, इस सकार का जो उच्चारण स्थान है वो भी क्या है? मूर्धा। इस प्रकार से यदि मान लीजिए प्रश्न पूछे जाएं कि वर्णों से संबंधित और यकार का उच्चारण स्थान, रकार का उच्चारण स्थान या सकार का उच्चारण स्थान, तो आप आराम से कर सकते हो जब आपको ये सारणी अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से याद है। तो आगे बात करते हैं चौथे सूत्र की, और चौथा जो सूत्र है हमारा वो है ऋतुलसाणाम दंतः। ऋतुलसाणा दंता में कहते हैं कि ली जो है हमारा उसका जो उच्चारण होगा वो होगा दंता, यानी कि दांतों से। ली देखिए, ली हमने दीर्घ नहीं पढ़ा, ली हमने प्लुत पढ़ा है, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं ए आ, यानी कि ह्रस्व ए और दीर्घ आ। इस प्रकार से यहां पे ली का उच्चारण स्थान होगा दंता। इसके बाद में तू का मतलब है तयवर्ग। तयवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, उनका भी उच्चारण होता है दंता। इसके बाद में हम बात करते हैं ल। ल का जो उच्चारण स्थान है वो भी दंता है। इसके बाद में जो सकार आता है हमारा, इसका भी उच्चारण स्थान होता है दंता। इस प्रकार से इन वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वो आ रहे हैं। आगे देखिए ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठो। बात करते हैं ऊ, यानी कि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, इन दोनों का उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। पुनः बता रहा हूं, मोष्टो मत करना, ओष्ठो है हमारा उच्चारण स्थान, मोष्टो नहीं है। आगे बात करते हैं पू का मतलब है पैवर्ग। पू का मतलब है पैवर्ग। इसी में देखिए यहां पे जो पू है इसमें ऊ मिला हुआ है, और ये जो मैं बोल रहा हूं ऊ पद्मानियानाम, उपदमानी, उपदमानी जो वर्ण है हमारे, उन वर्णों का जो उच्चारण स्थान, यानी कि आपको पहले बता चुका हूं कि उपदमानीय वर्ण कौन से हैं। तो एक बार पुनः बताना चाह रहा हूं कि यदि पकार और फकार से पहले अर्ध विसर्ग हो, उन वर्णों को हम कहते हैं उपदमानीय वर्ण।
तो इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्ठ, औष्ठव, औष्ठव। इस प्रकार से हमारे जो 5 उच्चारण स्थान हैं वो हमारे सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, अकु है, विसर्जन यानाम, कंठ है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आगे लिखे हुए हैं। ईचु ऐसानाम, तालु, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आगे लिखे हुए हैं। ऋतु रसानाम, मूर्धा, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं आगे लिखे हुए हैं। ऐसे ऋतु लसानाम, दंता, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आगे लिखे हुए हैं। और अंत में ऊपू पद्मान्यानाम औष्ठो, इसमें कौन से वर्ण आते हैं वो भी आपके सामने आगे लिखे हुए हैं। इस प्रकार से हमारे ये जो 5 हैं ये यहां पे इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। आगे हमारा जो 6वां नासिका और 7वां जिह्वामूल, ये जो उच्चारण स्थान इनको पढ़ते हैं। तो देखिए 6ठा जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है नासिका। नासिका के अंतर्गत हम हमारा जो सूत्र है 6ठा वो पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए ञ, मैं, ग, यम गणनानाम, यम गणनानाम नासिका, च, यम गणनानाम नासिका च। और यहां पे हम पढ़ लेते हैं नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। इस प्रकार से देखिए यम गणनानाम नासिका च और नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि नाक, यानी कि हमारे जो नासिका है नाक, इससे जो उच्चारण कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं ये यहां पे जो हमारा 6ठा सूत्र है उसके माध्यम से जानते हैं। तो देखिए हमारा ञ, मैं, ग, अण, न, ये जो 5 वर्ण हैं हमारे, ये हमारे नाक से उच्चारित होते हैं। और जो हमारा अनुस्वार है ये हमारा नासिका से, ये भी नासिका से उच्चारित होता है। अब देखिए इनमें यहां पे एक च शब्द, च वर्ण, च पद पढ़ा गया है। इस च का जो तात्पर्य है वो है कि जो ये ङ, मैं, ग, ण, न, ये 5 जो वर्ण हैं हमारे, ये पूर्व में भी आ चुके हैं। यानी कि पहले जब हम मान लीजिए क वर्ग पढ़े थे तो उसमें ङ आया था, ङ, च वर्ग पढ़ा तो उसमें ङ आया, ट वर्ग पढ़ा उसमें अण आया, ट वर्ग पढ़ा उसमें न आया था, और प वर्ग पढ़ा उसमें मैं आ चुका था। लेकिन बात करते हैं कि च का मतलब होता है और क्या, च का जो तात्पर्य होता है और का मतलब है कि पहले जो आपने पढ़ चुका है। यानी कि जैसे मान लीजिए यदि ङ का उच्चारण स्थान पूछे तो आपको नासिका भी बताना है और आपको इसका जो पहले क वर्ग में आ गया था कंठ तो वो भी बताना है। लेकिन यदि मान लीजिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछे तो आपको क्या बताना है, नासिका ही बताना है। उसमें आपको जो मान लीजिए पहले आप पढ़ चुके, पहले कहीं पर भी अयोग वाह पढ़े थे आप, और नासिका अनुस्वार जो है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। 7वां जो हमारा सूत्र है वो है जिह्वामूल्यस्य, जिह्वामूल्यस्य, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलम, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम जानेंगे जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, यानी कि जो हमारा 7वां जो उच्चारण स्थान था वो था जिह्वामूलम। जिह्वामूल्य से क्या होते हैं तो देखिए आगे समझते हैं।
कि आपको पहले भी बताया था योग बाह्य वर्णों में कि ककार से पहले और खकार से पहले यदि आपको अर्ध विसर्ग मिलते हैं तो ये वर्ण कहलाते हैं हमारे जिह्वा मूली। तो यदि मान लीजिए इनका यदि उच्चारण स्थान पूछे ऐसा लिख करके कि ककार से पहले अर्ध विसर्ग और खकार से पहले अर्ध विसर्ग, तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो होता है हमारा जिह्वा मूल। उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूल। इस प्रकार से हमारे जो 7 उच्चारण स्थान है वो होते हैं हमारे कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं वर्णमाला के अनुसार और हमारे शेष जो वर्ण रह गए हैं उनकी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 8वें नंबर पे हम पढ़ेंगे, यानी कि यहां तक हमारे जो 7 उच्चारण स्थान है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो शेष वर्ण रह चुके हैं उन वर्णों का हम 2-2 उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक सूत्र है, सूत्र के माध्यम से बता रहा हूं, ए दई तो, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु। अब देखिए इसमें ए आई, ए दई तो का मतलब है ए आई, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा कंठ तालु, कंठ और तालु। इसी प्रकार से जो 9वां सूत्र है हमारा वो है ओ दौ तो कंठोष्ठम, ओ दौ तो कंठोष्ठम। इस प्रकार से अब देखिए यहां पे ओ औ दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये देखिए औ ओ औ, इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। इसी प्रकार से 10वां जो हमारा सूत्र है वो है वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। यहां पे जो वकार है इसका जो उच्चारण स्थान है वो है दंत और औष्ठ। इस प्रकार से हमारी वर्णमाला की क्रम से हम देखते हैं तो 11वां जो हमारा सूत्र आता है वो आता है नासिका, जो पहले लिख दिया मैंने, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। तो यहां पे एक बार पुनः लिख रहा हूं कि ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण स्थान है नासिका। इस प्रकार से हमारे वर्णमाला है, उच्चारण स्थानों की जो वर्णमाला है वो है हमारे 11 प्रकार से बताई गई है, जबकि हमारे जो उच्चारण स्थान है वो हमारे 7 ही होते हैं। अब 7 यहां तक हम पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कंठ, दूसरा पढ़ा हमने तालु, तीसरा पढ़ा मूर्धा, चौथा पढ़ा हमने दंता, पांचवा पढ़ा हमने ओष्ठ, छठा पढ़ा हमने नासिका, सातवां पढ़ा हमने जिह्वा मूलम। इसके बारे में देखते हैं तो यहां पे देखिए ये दोनों संयुक्त है, यानी कि कंठ और तालु से बोले जाते हैं ए आई। ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है, आई का उच्चारण स्थान है वो भी कंठ तालु है। तो ये 2 उच्चारण स्थान है, और यहां इससे पहले जो आ रहे थे वो एक ही उच्चारण स्थान था, चाहे जिह्वा मूल देख लीजिए, चाहे नासिका देख लीजिए, चाहे आप ओष्ठ देख लीजिए, लेकिन यहां पे कंठ और तालु दोनों है। ऐसे हम ओ और औ का जो उच्चारण स्थान पढ़ते हैं वो कंठोष्ठम, यानी कि कंठ और ओष्ठ से बोलने वाले 2 वर्ण हैं हमारे, वो हैं ओ औ। ऐसे ही हमारा जो वकार है उसका उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ, यानी कि
दांतों से और ओष्ठ से बोलने वाला जो वर्ण है वो हमारा वह है। और नासिका अनुस्वार से ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा नासिका। इस प्रकार से हमारे जो उच्चारण स्थान है ये हम इस प्रकार से पढ़े। अब आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पे जो यमगणनम लिखे थे हम ञ मैं गण न, और यहां पे मैंने च भी लिखा है, तो इस च का जो तात्पर्य है समझिए एक बार। हमारा जो छठा सूत्र था ञ मैं ग अण ना नाम यम गणना नाम नासिका च, इस प्रकार से हमारा सूत्र था छठा सूत्र नासिका च। तो देखिए यहां पे आपको च के विषय में बताना चाह रहा हूं कि ये च क्या है। च का मतलब मैंने आपको बताया और क्या, और का मतलब यहां पे है कि यदि आप क वर्ग लिखोगे तो क वर्ग का जो पंचम वर्ण आता है हमारा वो आता है हमारा ङ। इसी प्रकार से हम च वर्ग लिखेंगे, इसी प्रकार से हम च वर्ग लिखेंगे तो च वर्ग का भी जो पंचम वर्ण आता है वो क्या होता है ञ। इसी प्रकार ट वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो भी आता है हमारा क्या अण, और त वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो है हमारा न। त वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो है हमारा मैं। इस प्रकार से इसमें पांच ही वर्ण समाहित है ञ मैं ग अण न। इन पांचों वर्णों को हम नाक से भी बोलते हैं, और ये वर्ण जिस जिस उच्चारण स्थान के अंदर समाहित हैं, जैसे मान लीजिए क वर्ग कहां से बोला जाता है तो आपको बता देना चाहता हूं, पहले पढ़ चुके हैं कंठ से। च वर्ग कहां से बोला जाता है तालु से। इसी प्रकार ट वर्ग कहां से बोला जाता है तो आप बताओगे मूर्धा से। त वर्ग कहां से बोला जाता है आप बोलोगे दंता, और प वर्ग कहां से बोला जाता है तो आप बताओगे ओष्ठव। तो इस प्रकार से पांच जो वर्ग हैं हमारे, इन पांच उच्चारण स्थानों से भी बोले जाते हैं और नासिका से भी बोले जाते हैं। तो यदि मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आए कि ङकार का उच्चारण स्थान क्या होता है, ङ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप वहां पे कंठ और नासिका कर सकते हो। अभी बताऊंगा मैं आपको कि हमारे 10 वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान दो होते हैं, यानी कि ऐसे 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान हमारे दो हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं, 5 तो हमारे सामने ये हैं। जैसे मान लीजिए ञकार का उच्चारण स्थान पूछे तो आप कहोगे तालु और नासिका। इसी प्रकार से मान लीजिए अण का पूछे तो आप कहोगे मूर्धा नासिका। नकार का पूछे तो आप कहोगे दंता नासिका। इसी प्रकार मकार का पूछे तो आप कहोगे ओष्ठव और नासिका। इस प्रकार से ये हमारे 5 वर्ण तो ये हो गए हैं जिनका उच्चारण स्थान कितने हैं 2। आगे हम बात करते हैं, तो हमारे पास आए थे अभी थोड़ी देर पहले कि ए आई ओ औ ओ औ और वकार। अब देखिए इसमें ये जो 2 वर्ण हैं हमारे, इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान हमने पढ़ा वो है कंठ तालु। कंठ तालु
ऐसे ही ओ औ का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ। इसी प्रकार हमने वकार का उच्चारण स्थान पढ़ा दंतोष्ठम, दंत ओष्ठ। तो इस प्रकार से हमारे जो ये 10 वर्ण हैं, इन 10 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो हमारे 2 हैं। 10 वर्णों का उच्चारण स्थान, ये 10 वर्ण हैं, इन 10 वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे 2 हैं। जैसे मान लीजिए आपको पुनः बता भी दिया है और ये आपके सामने लिख भी दिया है मैंने। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो उच्चारण स्थान है वो इस प्रकार से पढ़ते हैं। एक प्रश्न और आता है कि जैसे मान लीजिए आपको पूछे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है कंठ। क्या बताना है? कंठ। यदि मान लीजिए कोई शब्द दे दे और कहे कि राम है इत्यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम, तो यहां पे देखिए राम है इत्यत्र, राम है में हम मकार जो विसर्ग है हमारी इससे जो पहले वो है हमारा अह। क्या है? अह। इस प्रकार से यानी कि विसर्ग है, विसर्ग से पहले मैं है, विसर्ग से पहले अकार है, अकार से पहले मैं है, इसके पहले आ है और फिर र है। इस प्रकार से है, मैं यहां से इधर से ऐसे बताया हूं। तो यदि हम मान लीजिए इसका पूछे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कंठ। और यदि मान लीजिए हरि, समझिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरि ही इत्यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम। यदि हरि पद में पूछे कि यहां पे बताइए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अब देखिए ये जो विसर्ग है वो किसके ऊपर निर्भर है? तो आप कहोगे कि ई के ऊपर निर्भर है, यानी कि विसर्ग है वो किसके बाद में? इकार के जस्ट बाद में। तो यहां पे यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए तो इकार का जो उच्चारण स्थान होगा वही इस विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है, और इकार का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। इस प्रकार से यदि मान लीजिए आपके सामने कोई पूछे कि भानु इत्यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम, कि भानु में विसर्ग है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो यदि मान लीजिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए तो यहां पे क्या है? उ के जस्ट बाद में क्या है? विसर्ग, और विसर्ग है तो उकार का जो उच्चारण स्थान है वही इस विसर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका ओष्ठो। यदि आपको केवल विसर्ग के विषय में पूछे, यानी कि इस प्रकार से प्रश्न देकर के पूछे, सिर्फ विसर्ग देकर के कि उच्चारण स्थान क्या है, तो ही आपको कंठ बताना है। यदि कोई शब्द देकर के यदि आपको विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो आपको देखना है कि विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम उच्चारण स्थानों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। आगे हम अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें हमारे वर्णों से संबंधित प्रयत्न या यत्न पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, उसमें कौन कौन से वर्ण हमारे आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज की जो हमारी कक्षा है वो इतनी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।